हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ और घर्षण से संबंधित सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी साथ में रखा गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन का बात किया जाए, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ के सापेक्ष गति करे तो गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होगा। इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं। ठीक है। क्या पहला का क्वेश्चन क्या बोला कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ यानी कि सतह के सापेक्ष गति करे तो गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल है। तो घर्षण बल जो होता है, जब वह गति करता है तो वह ठोस हो या द्रव या गैस हो, ये सभी पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जब मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है तो ये बिल्कुल सही है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल जो होता है पर घर्षण बल लगता है, तो ये भी सही है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, यह गलत है, क्योंकि जब घर्षण बल तभी लगेगा जब वस्तु क्या करता है, गति करता है या गति की अवस्था में होता है, तभी घर्षण बल कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, किसी पिंड का जड़त्व जो होता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, यानी प्रतिरोध करता है या फिर विरोध करता है। तो जड़त्व क्या आता है, अगर कोई वस्तु गति में तो वो गति में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, यानी कि वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसी क्या कहते हैं कि जड़त्व कहते हैं। तो यही बोला कि किसी वस्तु का जड़त्व जो होता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि वो जो रेलगाड़ी जो है त्वरित गति के साथ गति है, रेलगाड़ी कैसी गति है, त्वरित गति के साथ गति है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वह न्यूटन के तीसरा गति नियम रहेगा, तो वो मारेंगे, तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा गति नियम नहीं, ये संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। तो रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, और जो ये नहीं रहेगा तो न्यूटन का तीसरा गति नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में जो जल जो भरा था, जब अचानक जब उसमें ब्रेक लगता है जो, तो जल क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा, तो आगे की ओर गति करेगा। कोई भी वस्तु या फिर या कोई भी गाड़ी में जब व्यक्ति बैठा हुआ था तो ब्रेक लगता है तो क्या, तो अचानक आगे की ओर गति करता है। क्योंकि यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो जड़त्व का, गति का जड़त्व का उदाहरण एक तरह से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, 2 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु किसी घर्षण की क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो आवश्यक बल क्या होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 kg द्रव्यमान से कोई वस्तु क्या गतिमान है, तो घर्षण की क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है, तो इस वस्तु के इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। इसका आवश्यक बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तो इसका आवश्यक जो बल जो हो जाएगा 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था।
न्यूटन के तहत। तो न्यूटन जो था वह गणना का विधि दिया था। न्यूटन द्वारा गणित की शाखा की निम्नलिखित शाखाओं में से इसका आविष्कार किया गया था। तो यह गणना का आविष्कार किया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। तो यह उदाहरण न्यूटन की किस गति नियम का है? तो यह न्यूटन का तीसरे गति का नियम है। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या होता है कि जब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा गति नियम है। न्यूटन का पहला गति नियम जो हो जाएगा वह जड़त्व से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F बराबर होता है M और A होता है। M जो हो गया वह द्रव्यमान हो गया और A जो हो गया त्वरण हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन का जो दर जो होता है वह त्वरण कहलाता है। संवेग बराबर जो सूत्र जो होता है P बराबर mv होता है। बल जो हो गया बल या F बराबर ma होता है इसका सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन का बात की जाए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब दौड़ता है तो वह समापन रेखा जहाँ तक लिमिट रहता है उसको दौड़ने के बाद भी वह थोड़ा थोड़ा गति करते रहता है। इसका रीज़न क्या है कि स्थिरता की जड़त्व को रोकने के लिए कुछ समझ लेते हैं। नहीं, ये इसका अर्थ है कि ये जब गति की जड़त्व को उसको आगे बढ़ाती है, क्योंकि व्यक्ति क्या रहता है बहुत ही अधिक गति में रहता है तो वो डायरेक्ट रुक नहीं सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे दौड़ते हुए रुकता है। यानी कि वो गति की जड़त्व जो होता है उसको आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? बल की परिभाषा, तो बल की जो परिभाषा जो होता है क्या न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बल का व्यंजक का जो पूछा जाएगा तो न्यूटन का दूसरे गति नियम से मिलता है। अब बल का प्रकृति जो पूछा जाएगा तो यह न्यूटन का तीसरे गति नियम से मिलता है। न्यूटन के पहला गति नियम से बल का परिभाषा, दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है? F बराबर ma होता है। और तीसरे नियम से बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो ये मतलब द्रव्यमान एक ऐसा चीज़ है कि जो स्थान बदलने पर यह परिवर्तन नहीं होता है। जो कोई व्यक्ति या वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो वह कहीं पर भी जाएगा तो वह उसका द्रव्यमान 20 kg रहेगा। लेकिन वजन जो होता है वजन इसका जगह चेंज होने पर इसका क्या होता है? इसका वेट जो होता है वह बदल जाता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होता है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला नियम में दिया हुआ कि न्यूटन की गति का पहला नियम, तो ये न्यूटन के पहला का गति नियम। न्यूटन के पहले गति नियम क्या होता है? जड़त्व से संबंधित रहता है। जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर, अगर जो गाड़ी गतिशील अवस्था में रहता है तो गाड़ी जब रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर घिसक जाता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। एक साइकिल जो है वह स्थिर त्वरण से, यानी कि उसका त्वरण क्या है? एक समान है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो होगा वह क्या होगा? तो पीछे की दिशा में हो जाएगा। उसमें जो घर्षण बल जो लगाएगा वह पक्ष दिशा में, यानी कि पीछे की दिशा में हो जाएगा। अगर कोई साइकिल स्थिर त्वरण से, यानी कि एक स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो होगा वह पक्ष दिशा, यानी कि पीछे की दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, दो पिंड के बीच बल सदैव होता है। तो दो पिंड के बीच जो बल होता है वह सदैव समान और विपरीत दिशा में होता है। दो पिंड यानी कि दो वस्तुओं के बीच जो बल जो होता है वह सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन बात किया जाए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, जो दीवार पर
फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस आ जाता है के संबंध में व्याख्या करें। तो यह न्यूटन का तीसरा गति नियम से संबंधित है। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कोई भी गेंद फेंकेंगे तो वो क्या होता है, अपने दिशा में वापस लौट जाता है। न्यूटन का जो पहला गति नियम होगा इससे बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन का तीसरा गति नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो जो कार जो होता है उसके ब्रेकिंग पैड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो प्रयोग होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। जो कार के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग करेंगे तभी कार क्या होगा, ब्रेक मारने पर वो आगे जाके रुक जाएगी। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका प्रयोग होता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम जब चलते हैं तो क्या होता है कि घर्षण बल जो तो पीछे की ओर लगाते हैं तब हम फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि वह विपरीत दिशा में लग रहा है और क्रिया जो रहा है वह उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। इसीलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो जब बदलते या बदलने का प्रयास करती है वो क्या हो गया, बल हो गया। बल का परिभाषा क्या होता है? तो बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल के बारे में जान लीजिए कि बल जो था प्रकृति में हमेशा वह कभी भी अकेले नहीं होता है। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्रकृति में अकेले नहीं होता था। बल हमेशा बल जो था प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, कोई वस्तु सतत चाल से यानी कि एक समान चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो। तो जब कोई भी वस्तु एक समान चाल से गति करेगी, जब उसका गति में परिवर्तन कब होगा, जब उस पर बल लगेगा। तो जब तक उस वस्तु में जो वस्तु पर बल अगर जो नहीं लगेगा तो उस पर उसका गति क्या होता है, एक समान ही रहता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या था? ये तो पहले भी बता चुके हैं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव से कूदना, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण हो गया। जब कोई बॉल को हम दीवार में मारते हैं तो बॉल वापस आ जाता है, तो यह क्या है, न्यूटन का तीसरे गति नियम का उदाहरण हो गया। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, बल अलग अलग निकाय पर क्या विपरीत दिशा में लागू होता है। तो क्या होता है, न्यूटन का तीसरे गति नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम है? अभी जस्ट बताए थे कि न्यूटन का तीसरा गति नियम जो होता है वह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और जब नाव से जब कूदते हैं तो हम आगे की ओर कूदते हैं लेकिन नाव क्या था, हल्का सा पीछे की ओर हट जाता है। ये क्या, अगर न्यूटन का तीसरे गति नियम का उदाहरण हो जाएगा। इसमें न्यूटन का तीसरा गति नियम हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका 24 का सी नंबर हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा गति नियम। पहला गति नियम से बल का जो परिभाषा जो होता है वो दूसरा पहला गति नियम बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तीसरा गति नियम से पूछा गया था बल की प्रकृति प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो रॉकेट का लॉन्चिंग या न्यूटन के तीसरे गति नियम का आधार होता है। रॉकेट का लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन का तीसरे गति नियम पर आधारित होता है। या फिर जो न्यूटन का तीसरा गति नियम जो नहीं रहे ऑप्शन में तो वह संवेग संरक्षण, न्यूटन पूछेगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, न्यूटन की गति के
न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये 1687 में हुआ था। न्यूटन की गति का नियम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1687 में हुआ था। न्यूटन की गति का जो बुक का नाम जो था प्रिंसिपिया जो था, उसी में न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन हुआ था। कब? 1687 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो बताएं अभी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो था वह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल भी बताएं। जब कोई बॉल को हम दीवार पर मारते तो वो वापस आ जाता है, वो न्यूटन का तीसरा गति नियम। जब हम नाव पर कूदते हैं, नाव से जब बाहर जब कूदते हैं तो नाव थोड़ा सा पीछे की ओर घसक जाता है। यह भी क्या है? न्यूटन का तीसरा गति नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं तो स्थिर बस अचानक चलती है, जब चलती है तो ये किस पर आधारित है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तो ये क्या? एक बल का प्रकृति का पता चल रहा है। जो चोट लगना या कम बेसी जो न्यूटन के दूसरे गति नियम पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धक्का देगा? तो कोई भी व्यक्ति उसका वजन जितना भी रहे उसका उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड ये करता है कि वो बल कितना लगा रहा है। ये 70 केजी का जो व्यक्ति जो है वह 50 न्यूटन का बल लगा रहा है और 50 केजी के व्यक्ति को धक्का दे रहा है। तो 50 केजी बल वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति पर भी 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का जो दूसरा नियम जो होता है वह संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित। संवेग यानी कि P बराबर सूत्र होता है एम भी होता है। P बराबर सूत्र क्या होता है? एम भी होता है। जड़त्व का जो बात किया जाए तो जड़त्व जो हो गया वह न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो गया। अब दूसरा नियम जो हो गया वह संवेग का नियम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ती है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। तो वह क्या करता है? गति जब जितना ज़्यादा उसका गति होगा तो उसको लंबी छलांग लेने में क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने के लिए व्यक्ति को छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जो गति जो होता है, गति का जड़त्व उसको लंबी छलांग लेने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना क्या हो जाएगा? डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया का क्या कहलाती है? तो ये तो अभी पहले भी बता चुके हैं। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का डेफिनेशन क्या है? तो जड़त्व होता है क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील में रहेगा, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगा, जब तक उसमें क्या होगा? बाह्य बल नहीं लगता। यानी कि जड़त्व जो होता है वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात की जाए। यदि एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम बल जो होता है वह किसके समान होता है? तो जब कोई भी वस्तु को उठाए जो उसका वजन रहेगा, जो उसका भार रहेगा, उसी के समान बल लगेगा। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वस्तु का वजन के समान होता है बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो यह विचार न्यूटन के किस नियम पर आधारित? क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य
बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर। न्यूटन का जो तीसरा गति नियम जो होता है इसी पर ये आधारित होता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ये हो गया न्यूटन का तीसरा गति नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा गति नियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जब वह तट की ओर चलता है तो नाव तट से क्या होता है? दूर चली जाती है। नाव जो होता है वह तट से दूर चली जाती है। ये किसके कारण चली जाती है दूर? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण, जो कि बीपीएससी प्री में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? इसका डिस्कशन पहले भी किए हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन में जो था कि कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, तो वह बल जो होता है वह प्रकृति में अकेले नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो उस पर जब कोई वस्तु को दोनों सिरों पर जब खींचते हैं तो उस पर जो बल जो लगता है उसको खिंचाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खिंचाव, क्योंकि वो उसको खींच रहे हैं तो उस पर बल जो लगेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? खिंचाव बल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो यह गुण क्या कहलाता है? तो यह जो गुण जो होता है बाह्य बल और दृढ़ता बोल सकते हैं। किसी पदार्थ पर जब बाह्य बल यानी कि किसी पदार्थ पर जो बाह्य बल लगा है कार्य करने के बावजूद भी उसके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कोई परिवर्तन है यानी क्या वो वस्तु दृढ़ है यानी कि मजबूत है, इसीलिए कठोर है, इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? बाह्य बल और दृढ़ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो पहला, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो गति में जब परिवर्तन हो रहा है तो फिक्स है कि यह असंतुलित बल इस पर लग ही रहा है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है तो असंतुलित बल लग रहा है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, यानी कि इस पर क्या वो संतुलित बल नहीं लग रहा है। इस पर बल लग रहा है लेकिन संतुलित बल लग रहा है। और जिस वस्तु पर संतुलित बल लगेगा उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर की इसका सी हो जाएगा। बल भी दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। और जो कोई वस्तु में जो परिवर्तन करना है तो गति में, तो उसमें असंतुलित बल का प्रयोग किया जाता है। संतुलित बल प्रयोग करने पर उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के मध्य क्या होता है? बल लगता है। कि अभी भी बताया कि बल जो होता है वह प्रकृति में अकेला नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्रकृति में अकेला नहीं हो सकता? तो बल। इसीलिए बल जो होता है हमेशा दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ दिया क्वेश्चन कि डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो प्रकृति में अकेले कभी कौन नहीं होता है? तो बल जो होता है वह प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, जो कि रेलवे जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? नकारात्मक बल द्वारा कार्य किसमें किया गया है? जब कोई वस्तु, ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तो उसके द्वारा जो कार्य जो किया जाता है वह क्या नकारात्मक कहलाता है। अगर जो जिस दिशा में हम बल लगाएं और उसी दिशा में वस्तु स्थानांतरित हो गया, यानी कि उसी दिशा में स्थानांतरित हो गया जिस दिशा में हम बल लगाएं, तो उसमें जो होगा धनात्मक बल हो जाएगा। आज नकारात्मक बल तभी कहलाएगा जब जिस दिशा में हम बल लगाएं उसके विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाए, वो नकारात्मक बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन का डिस्कशन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं पहले कि घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये भी सही है।
क्योंकि यह क्या करता है, गति का विरोध करता है, तभी तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या पिछलने का कार्य करता है, यानी कि स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी सही है ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। ये भी सही है, क्योंकि मशीन में जो टूट फूट का जो कारण होता है वह घर्षण बल के ही कारण होता है। कि घर्षण बल जब लगता है तो धीरे धीरे मशीन में क्या होता है, टूट फूट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। अब मशीनों में बॉल वायरिंग से घर्षण कम होता है, तो मशीनों में बॉल वायरिंग से घर्षण कम होता है, ये ठीक है। लेकिन जो रोलिंग घर्षण जो होता है वह स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक नहीं होता है, क्योंकि स्लाइडिंग घर्षण ही अधिक होगा, रोलिंग घर्षण क्या होगा, इसका घर्षण कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वह इसका गलत है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर किसी कैसा वस्तु, तो गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा। यदि कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है, उस पर अगर जो बल हम नहीं लगा रहे हैं तो किसी कारण रुक जाएगा, तो घर्षण के कारण रुक जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता मतलब क्या होता है, अलग अलग अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो घर्षण होता है। घर्षण जो होगा हमेशा दो सतहों के बीच की अनियमितताओं के कारण ही घर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, गति का दूसरा नियम क्या है, तो गति का जो दूसरा नियम हो जाएगा, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन की दर जो होता है बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर जो है वह बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के क्या होता है, अनुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य सिद्धांत पूरी तरह से डैश थी। तो एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो पेंडुलम घड़ी कैसा होता है, वह एक मैकेनिकल होता है। कैसा होता है, मैकेनिकल। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगाता है। यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि बस जब अचानक रुकती है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। अब भले अगर जो बस स्थिर अवस्था में रहेगा, जब वह चलना स्टार्ट करती है तो व्यक्ति उसमें बैठा व्यक्ति जो होता है बस में वह पीछे की ओर झुक जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकती है, क्योंकि अभी सारे एग्जाम बहुत ही निकट है। इसमें कोशिश किया जाएगा कि गति के नियम और घर्षण से संबंधित सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो में डिस्कशन करा दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संबंधित है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जड़त्व का नियम तो हो जाएगा, पहला गति नियम हो जाएगा। बल के प्रभाव को समझने के लिए सहायक होता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो जल के प्रभावों को समझने में। और जड़त्व का नियम जो पूछा जाएगा तो ये पहला नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो पूछेगा तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जब किसी प्रतिरक्षा जो बल होता है F जो होता है विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। दो दिशाओं को जब विपरीत दिशा में लगाया जाएगा तो वहाँ उसका कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, जैसे बल क्या होता है, न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि इधर हम बल लगाएं तो विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पे कितना 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रतिरक्षी जो बल जो होता है F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कोण जिनका आवेश Q1 है, Q2 है और दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं और इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है, तो यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा। तो ये बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका ये न्यूमेरिकल है जो कि बनाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 न्यूटन। एक सूत्र होता है F बराबर होता है Q1 Q2/r² हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये सब एक जैसा है, लेकिन इसमें दूरी क्या कर दिया जा रहा है, 1/5 कर दिया जा रहा है। तो इसका जब हम स्क्वायर जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे r² हो जाएगा तो हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 25 F हो जाएगा, 25 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में, कोई वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर जो होता है वह बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होता है। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, तो आरोपित, लेकिन क्या बोल रहा है कि किसी संवेग में जो परिवर्तन की दर जो होता है वह बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होता है। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, तो यार जो नियम जो जाएगा न्यूटन का दूसरा गति नियम। जैसे ही संवेग आ जाएगा तो संवेग जो संबंधित है न्यूटन के दूसरे गति नियम से संबंधित है। संवेग किससे संबंधित है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम जो था उस तो बल का जो परिभाषा होता है उससे वह पता चलता है, और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम जो होता है, सेकंड लॉ जो होता है, उससे बल का व्यंजक का पता चलता है। तो न्यूटन की गति के नियम से दूसरे नियम का कौन सा समीकरण होगा, तो यह बराबर इसका सूत्र होता है ma, यानी कि द्रव्यमान अगुणन त्वरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात की जाए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। जो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, लेकिन न्यूटन का जो प्रथम गति नियम जो होता है उससे क्या था, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसका जड़त्व का परिभाषा निकलता है, बल का भी परिभाषा निकलता है। तब न्यूटन का प्रथम गति नियम ये भी होता है कि जो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गति में ही रहना चाहता है, जो स्थिर अवस्था में है वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। यही क्या होता है, जड़त्व कहलाता है। तो वही न्यूटन का जो प्रथम गति नियम जो है वह जड़त्व के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परिणत होता है। तो रॉकेट पर जो परिणत जो बल लगता है वो कैसा होता है, स्थिर अवस्था में होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, जब गुरुत्वाकर्षण उस बल कार्य नहीं कर होता है उस अवस्था में रॉकेट पर जो परिणत जो बल जो होगा वो कैसा होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है कि न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसमें बोला जा रहा है कि सदैव दो अलग अलग वस्तुओं की विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो ये क्या होगा, न्यूटन का तीसरा गति नियम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें वाक्य में लिखा हुआ है कि भार एक प्रकार का क्या बल है, भार एक प्रकार का बल है। तो इस प्रकार निष्कर्ष दिया है कि भार की इकाई न्यूटन होती है। तो भार का इकाई जो होता है वह न्यूटन होता है। यह बात बिल्कुल क्या सही है। भार की इकाई किलोग्राम होती है, तो भार का इकाई किलोग्राम नहीं होता है। किलोग्राम जो होता है वह द्रव्यमान का इकाई जो होता है वह क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का इकाई जो होता है वह केजी होता है, लेकिन भार का इकाई जो पूछा जाए तो भार का इकाई जो होता है वह न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है और ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो में
आज इतना ही क्वेश्चन रहेगा कि इस वीडियो में जितने भी गति और घर्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे सारा इसमें करा दिया गया है। अगर इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन याद कर लिया जाएगा, याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको जो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल अगर नज़र आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। जय हिंद।